मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आपको इसी पाठ के भाग 1 और 2 पढ़ा चुकी हूँ। आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आइए चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन देखिए बच्चों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ध्यान से सुनेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से देखेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ उदाहरण आप दैनिक जीवन में अपवर्तन के देखते हैं। देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। स्विमिंग पूल यदि आपने देखा होगा तो जो उसकी तली होती है नीचे, वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक कटोरी में सिक्का डालें और वो सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। दूसरा, पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। एक बीकर में हम पानी लें, उसमें एक पेंसिल डालें तो आप ध्यान से उसको देखेंगे तो आप हमको वो टेढ़ी दिखाई देती है। ये सब किसके उदाहरण है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। नींबू डालेंगे हम कांच के गिलास में, बाहर से देखेंगे तो हमको थोड़ा सा नींबू का आकार बड़ा दिखाई देता है। कागज पर लिखे शब्द ग्लास स्लैब से देखने पर कुछ ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ये कुछ उदाहरण थे प्रकाश के अपवर्तन के। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हमने परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे बच्चों पिछले वीडियो में। अभी हम पढ़ रहे हैं अपवर्तन के 2 नियम। इन दोनों को मिक्स नहीं करना है, परीक्षा में वो भी पूछा जाता है। कभी कभी अपवर्तन के नियम भी पूछे जाते हैं। पहला नियम देखेंगे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। कहने का अर्थ ये कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये परीक्षा में या तो स्नेल के नियम के नाम से भी पूछ सकते हैं बच्चों, या फिर अपवर्तन के नियम से भी पूछ सकते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। साइन आई और साइन आर का जो मान है हमेशा स्थिरांक होता है, नियतांक होता है। ये 2 नियम आप अच्छे से याद कर लें और परावर्तन के नियमों में से इनको मिक्स नहीं करेंगे। वो दोनों अलग नियम हैं, ये दोनों अलग नियम हैं। अब बच्चों, मैंने आपसे कहा कि जब प्रकाश की किरण माध्यम बदलती है तो हम पहले समझ लें कि माध्यम क्या होता है। तो देखिए, प्रकाशिक सघन माध्यम और प्रकाशिक विरल माध्यम। तो प्रकाशिक सघन माध्यम, 2 माध्यम की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। हम 2 माध्यम की तुलना करें, जैसे हम वायु और कांच ले लें तो उसमें कांच सघन कहलाएगा और वायु विरल कहलाएगी। अब विरल माध्यम के 2 माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। यदि हम कांच और पानी लें तो पानी विरल माध्यम कहलाएगा और कांच सघन माध्यम कहलाएगा। जब सघन से विरल में जाती है प्रकाश की किरण तो क्या होता है, और जब विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, थोड़ा हम इसको समझ लें फिर आगे चलते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान से, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए बच्चों, ये विरल माध्यम है, ये है सघन माध्यम। ऊपर का विरल माध्यम है, नीचे का है सघन माध्यम। ये प्रकाश की किरण जा रही है, जहाँ था इसको ऐसे, लेकिन वैसे नहीं गई, वो देखिए आप इधर जा रही है, अभिलंब की ओर झुक गई।
चाल कैसी हो गई उसकी? धीमी, क्योंकि ये माध्यम कैसा था? विरल। हमें पृथ्वी पर चलने में आसानी होती है, हमें कोई बोल दे पानी में चलो तो हमको थोड़ी सी परेशानी होती है, हमारी चाल कम हो जाती है। उसी प्रकार प्रकाश की चाल वायु में अधिक थी और कांच में कम हो गई। चाल कम होने से वो प्रकाश की किरण, ये देखिए, अभिलंब की ओर झुक गई। तो ध्यान रखना कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, इसी कारण वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, हमने अभी देखा था कि विरल से सघन में जा रही थी, अभी ये कांच है, सघन माध्यम है, और ये है विरल माध्यम वायु। तो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो उसकी चाल बढ़ेगी, क्योंकि कांच में चलने में उसको परेशानी हो रही थी तो चाल कम थी। वायु में आ गई तो वो उसकी चाल बढ़ेगी, वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए, जहाँ था उसको ऐसे, अभिलंब से वो दूर हट गई। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों हमने सिद्धांत देख लिए। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब हम देखेंगे कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ये प्रैक्टिकल भी है बच्चों आपको, जो आप करेंगे शाला खुलने पर। अभी हम इसको थ्योरी में पढ़ना जरूरी है। देखिए, कांच का एक गुटका है, कांच का एक आयताकार गुटका, इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इसको जाना था कैसे? ऐसे आपको मार्ग दिखाया गया है किरण का, लेकिन ये क्या है? वायु लिखा है यहाँ, विरल माध्यम, ये है कांच सघन माध्यम। यह है वायु विरल माध्यम, यह है कांच सघन माध्यम। तो आप मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखिए, जाना था इसको ऐसे, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित हो गई और इधर से गई। जाना था ऐसे, लेकिन मार्ग से विचलित हो गई और इधर से गई। अब पुनः हम देखेंगे कि अब कांच से बाहर निकलना है उसको, प्रकाश किरण को। तो कांच क्या है? सघन माध्यम। अब उसको वायु में आना है, तो उसका रास्ता फिर ऐसा होना था, लेकिन वो ऐसे ना जाकर अभिलंब से दूर हट गई। इस प्रकार हम कांच के गुटके में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रकाश की किरणें अपना मार्ग बदलती हैं, विरल से सघन में और सघन से विरल में। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लें कि विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा और सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। अब हम अपवर्तनांक देखेंगे बच्चों कि अपवर्तनांक क्या है। तो माध्यम एक में हमने अभी देखा कि माध्यम में वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल हमने लिखा है N2 1। 2 1 क्यों लिखा? हमेशा नीचे वाले माध्यम को पहले लिखा जाता है, ऊपर वाले माध्यम को बाद में, इसलिए 2 1। माध्यम 2 और माध्यम 1। तो माध्यम 2 का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे। तो N21 V1 बटे V2, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, जो उत्तर आएगा वही कहलाएगा उसका अपवर्तनांक। अब N12 लिखा है यदि, तो देखिए माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक N12 से निरूपित करते हैं। 1 को नीचे 1 था इसलिए नीचे हमने 1 पहले लिया, 2 ऊपर था तो 2 हमने बाद में लिया। अब है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हमने अभी ये देखा कि माध्यम एक और माध्यम दो, लेकिन यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, ये बिल्कुल क्लियर कर लें आप दिमाग में कि यदि माध्यम एक निर्वात है और वायु है तो माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है और बाकी सारे अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं। फिर से देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि माध्यम एक, ये जो है माध्यम एक यदि वायु है तो उसका जो अपवर्तनांक निकलेगा माध्यम दो के सापेक्ष, वो हमेशा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गोलीय लेंस। हम दर्पण पढ़ा था पहले, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस। दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम।
पारदर्शी माध्यम है, दर्पण नहीं है। हम दर्पण में एक तरफ पॉलिश करते हैं और हमको प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये है लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली हो। फिर से देखेंगे, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोली हैं, लेंस कहलाता है। अब लेंस के भी दो प्रकार हैं। जिस प्रकार दर्पण हम देखा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसी प्रकार उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को देखेंगे हम, यह किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता। देखिए बीच में कैसा है, ये मोटा है, किनारे की अपेक्षा यह बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस, यह बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। देखिए बीच में पतला है और किनारों में कैसा है, मोटा है। दूसरा, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ये आगे पढ़ेंगे हम। प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण दो अंतर हैं उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में, कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा और अवतल लेंस किनारों में मोटा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अब बच्चों, हम उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम, जैसे हम दर्पण के पढ़े थे, अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किन कौन कौन से नियम हैं, उसी प्रकार लेंस के भी कुछ नियम हैं, लगभग वही हैं। उनको हम ध्यान से 3 सीख लेते हैं। तो यह लेंस दर्पण नहीं है, यह लेंस। इसके दो फोकस होते हैं बच्चों, F1 और F2। प्रकाश किरणें यहाँ से भी आ सकती हैं और यहाँ से भी आ सकती हैं, इसलिए लेंस के हमेशा दो फोकस होते हैं, F1 और F2। तो देखेंगे पहला नियम कि बिंब जानते हैं आप, बिंब माने वस्तु। तो बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर वाली कोई प्रकाश, ये हो गई मुख्य अक्ष। जानते हैं आप, पढ़ाई थी मैंने पिछले वीडियो में, कि बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये आई देखिए, और कहाँ से होकर गुजरी, फोकस से। फिर से देखते हैं, ये आई, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही, ये है मुख्य अक्ष, ये आई प्रकाश की किरण और फोकस से होकर गुजरी। यही नियम दर्पण में भी था, आपको याद होगा। दूसरा नियम देखिए कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए, ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। कहाँ से आ रही है, फोकस से। और अपवर्तन के पश्चात या क्या हो रही है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जा रही है। ठीक है। तीसरा नियम देखेंगे, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। अब हमने उसमें वक्रता केंद्र देखा था दर्पण में, सी क्या था, वक्रता केंद्र। यहाँ पर ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र। दिख रहा है आपको, ओ क्या है, प्रकाशिक केंद्र। कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, ये जा रही प्रकाशिक केंद्र से, दिख रही है आपको, ये तीर का निशान, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने इस पाठ के 3 वीडियो आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, लगभग पूरा पाठ कवर हो गया है। कुछ चीज़ें यदि बच गई होंगी तो हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे। आप जितना भी पढ़ाया गया है उनको नोट करें और ध्यान से समझें। यदि कोई कठिनाई आपको आती है तो मुझसे फ़ोन करके पूछें और अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में हल करें। थैंक यू।